नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 की सामाजिक जीवन की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत के चौथे अध्याय आदिवासी डीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना के बारे में। दोस्तों, बड़ा ही मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इस अध्याय के नाम के ऊपर और इस अध्याय के नाम में शामिल शब्दों के ऊपर। यदि हम अध्याय के नाम पर ध्यान दें तो इसका नाम है आदिवासी डीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। अर्थात यह है कि इसमें एक साथ 3 संकल्पनाओं को साथ लेकर चला गया है। तो हमारे लिए सबसे पहले ये जान लेना लाजमी होगा कि आखिर इन शब्दों का मतलब क्या है। दोस्तों, सबसे पहला शब्द है आदिवासी। सवाल उठता है कि इस आदिवासी शब्द का मतलब क्या है, क्योंकि आदिवासी शब्द हमारे दिमाग में आते ही हम ऐसे लोगों की कल्पना करने लगते हैं जो जंगलों में रहते हैं, शिकार करते हैं, और इससे ज्यादा शायद हम उनके बारे में कुछ नहीं सोच पाते। लेकिन दोस्तों, आदिवासी शब्द का मतलब होता है ऐसे लोग जो जंगलों में अपना मनुष्य की आम आबादी से दूर वनों में अपनी जिंदगी बिताते हैं और जंगल से मिलने वाले उत्पादों से ही अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो इन आदिवासी समाजों में हमें दिखाई देता है वह यह है कि जिस प्रकार भारत का समाज प्राचीन काल से 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस तरीके का कोई भी विभाजन हमें आदिवासी समाजों में देखने को नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि इनके समाज में सारे किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं था। आवश्यक रूप से इनका समाज यद्यपि एक समता मूलक समाज था, लोगों के बीच पर्याप्त रूप से समानता स्थापित थी, लेकिन कहीं ना कहीं इनके बीच सामाजिक विभाजन भी था। लोग उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में अवश्य बटे हुए थे, क्योंकि समाज इनके कबीलों में कुछ लोग ऊंचे थे जो मुखियाओं की भूमिका निभाते थे, जबकि कुछ सामान्य नागरिक थे जो आम आदमी की हैसियत से कबीले में अपनी जिंदगी बिताते थे। औपनिवेशिक शासन का इनकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों, उसका अध्ययन हम आगे करेंगे, इसीलिए अभी सिर्फ हम इसके नाम के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। अध्याय के नाम में शामिल दूसरा शब्द है डीकू। दोस्तों, आदिवासी समाज में डीकू का अर्थ होता था आउटसाइडर या शहरी लोग, और औपनिवेशिक शासन के दौरान जंगलों को बड़े पैमाने पर काटा जाने लगा था, जिसके कारण इन आदिवासियों की जिंदगी बुरी तरीके से प्रभावित होने लगी थी, क्योंकि अंग्रेजों को सिर्फ अपने मुनाफे से मतलब था। हमने इस पाठ्य पुस्तक के दूसरे अध्याय व्यापार से साम्राज्य तक वाले अध्याय में देखा था कि जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी तो उसका एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना था। इसीलिए उन्होंने हर वह काम किया भारत में जिसके द्वारा अपने लाभ को बढ़ा सकते थे, और इसी प्रक्रिया में उन्होंने बड़े पैमाने पर जंगलों को भी काटा, क्योंकि जंगलों में वो ऐसी व्यापारिक फसलों को उगाना चाहते थे जिन्हें बाजार में बेचकर वो ऊंचा लाभ प्राप्त कर सकते थे। इसीलिए जो जंगल थे उनको उन्होंने काटने का ठेका देना शुरू किया, और आमतौर पर यूरोप के व्यापारी या भारत के बड़े जमींदार इन ठेकों को प्राप्त करते थे। इन्हीं जमींदारों को और यूरोपीय व्यापारियों को आदिवासी समाजों में डीकू कहा जाता था। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत जिस तरीके से आदिवासी लोगों की जिंदगी परिवर्तित हुई और उनकी जिंदगी में उफान सा आ गया, उन तमाम मुसीबतों के लिए आदिवासी लोग इन डीकुओं को ही जिम्मेदार मानते थे। इसीलिए औपनिवेशिक शासन के दौरान जितने भी आदिवासी विद्रोह हुए उनमें इन डीकुओं को अपना निशाना बनाया आदिवासियों ने। और अध्याय के नाम में शामिल जो अगला महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों, वह है स्वर्ण युग। सवाल उठता है कि ये स्वर्ण युग क्या था। तो आदिवासी समाजों में स्वर्ण युग से अभिप्राय एक ऐसी परिकल्पना से था जो शायद एक काल्पनिक समय था, और यह डीकुओं के आगमन से पहले का समय माना जाता था। यह माना जाता था कि डीकुओं के आगमन से पहले, यूरोपीय लोगों के आने से पहले आदिवासी समाजों में समानता थी, सारी जमीन पर उनका अधिकार माना जाता था। वो जितनी जमीन पर चाहे खेती कर सकते थे, जितनी भी जमीन पर चाहे शिकार कर सकते थे, और जैसे भी चाहे अपनी जिंदगी को
बिता सकते थे। अर्थात यह है कि जंगल उनके अपने थे, उनको जंगलों को इस्तेमाल करने से कोई भी नहीं रोक सकता था। वह जिस प्रकार चाहते थे इन जंगलों का इस्तेमाल कर सकते थे अपनी जिंदगी को जीने के लिए। कुछ आदिवासी तो इस प्रकार के थे कि वे अपने आप को जंगल की संतान कहा करते थे। उदाहरण के लिए मध्य भारत में बैगा नाम के आदिवासी थे, वो अपने आप को जंगल की संतान कहते थे और जंगल से मिलने वाले उत्पादों से ही अपनी जिंदगी चलाते थे। इसके अलावा किसी भी प्रकार का काम धंधा करना वो पसंद नहीं करते थे। तो स्वर्ण युग से अभिप्राय दोस्तों एक ऐसे युग से था जब आदिवासी समाजों में औपनिवेशिक शासन की स्थापना से पहले पर्याप्त समानता थी, वे जैसे चाहे अपनी जिंदगी को बिता सकते थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या हुआ। दोस्तों अध्याय की शुरुआत बिरसा मुंडा नाम के एक आदिवासी मुखिया की कहानी से होती है। सवाल ये उठता है कि ये बिरसा मुंडा था क्या, कौन और किस प्रकार ये अस्तित्व में आया। दोस्तों व्यापार से साम्राज्य तक वाले अध्याय में हमने देखा था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकमात्र उद्देश्य अपने लाभ को बढ़ाना था और इसी के लिए वो लोग पूर्वी देशों में आए थे और इसका उनको 15 वर्षों का अधिकार पत्र दिया गया था इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के द्वारा, जिसे 1603 ईस्वी में अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था। अब जब उनको भारत में व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया था और उसको अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा दिया गया था, तो इस अवसर का जो लाभ है अंग्रेजों ने अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए इसका प्रयोग किया और इस दिशा में उन्होंने हर वह प्रयोग किया जो उनके लाभ को अतः बढ़ा सकता था। और क्योंकि वो प्राथमिक स्तर पर व्यापारी थे इसीलिए व्यापार करने का उन्होंने कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं दिया। उन्होंने जब देखा कि भारत में अधिकांश जमीनों पर जंगल उगे हुए हैं और इन जंगलों में उनके हिसाब से कुछ भी ऐसा नहीं है जो लाभदायक हो, इसीलिए वो इन जंगलों को काटकर इनके स्थान पर बागान स्थापित कर देना चाहते थे। इन बागानों में उन फसलों को उगाया जाता था जो उनके लिए लाभदायक हो, क्योंकि जिनको बाजार में बेचकर वे बड़े पैमाने पर लाभ प्राप्त कर सकते थे। बागान से उनका अभिप्राय ऐसी खेती से था। तो इसीलिए उन्होंने बड़े पैमाने पर भारत में जंगलों को काटना शुरू कर दिया और जंगलों को काटने के स्थान पर उन्होंने बागान स्थापित किए। बागान से अभिप्राय दोस्तों ऐसे बड़ी खेतों से होता था जिसमें एक ही प्रकार की व्यापारिक फसल को उगाया जाता था और इसको उगाने के लिए जो मुख्य उद्देश्य था वह यह था कि इसको बेचकर वो बाजार में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते थे। कुछ इसी प्रकार की पृष्ठभूमि में 1895 में छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा नामक एक आदिवासी मुखिया का जन्म हुआ। दोस्तों बिरसा मुंडा का जन्म जो था वो 1875 में हुआ था छोटा नागपुर में, जो उस समय झारखंड में था। हालांकि इस समय ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, लेकिन औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत यह है छोटा नागपुर जो था वो झारखंड के अंतर्गत पड़ता था। तो 1895 में छोटा नागपुर में मुंडा समुदाय में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था और अंग्रेजों ने भारत में भारतीय लोगों को शिक्षित करने के लिए बहुत सारे मिशनरीज स्कूल की स्थापना की थी। बिरसा मुंडा ने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी ब्रिटिशर्स द्वारा स्थापित मिशनरी स्कूल में, इसीलिए वह थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी जानता था। दोस्तों वनों को लेकर जिस तरह की नीतियां अंग्रेजों ने भारत में अपनाई उसके कारण मुंडाओं की और सभी आदिवासियों की जो पारंपरिक जीवन पद्धति थी वो नष्ट हो रही थी। इसीलिए छोटा नागपुर में मुंडा कबीलों ने उनकी इस नीति का विरोध किया। इस विरोध में बिरसा मुंडा भी शामिल था, लेकिन उसको गिरफ्तार कर लिया गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा। बहुत जल्दी छोड़ भी दिया गया, लेकिन जब उसको छोड़ा गया तो उसने अपने आप को ईश्वरीय शक्ति के रूप में दर्शाया। उसने बताया लोगों को कि उसको ईश्वरीय शक्तियां प्राप्त हुई हैं, इसीलिए वह अंग्रेजी शासन को खत्म कर सकता है और आदिवासी लोगों की पारंपरिक जिंदगी को स्थापित करने में सहयोग दे सकता है। उसका मानना था कि यदि उसको लोग सहयोग दें तो वह अपनी ईश्वरीय शक्तियों से औपनिवेशिक शासन का अंत कर देगा। उसकी ताकत के, उसकी ईश्वरीय शक्ति के कारण अंग्रेजों की जो बंदूकें हैं वे पिघल जाएंगी, लाठियों में तब्दील हो जाएंगी, जबकि मुंडा लोगों की जो लाठियां हैं वे बंदूकों में तब्दील हो जाएंगी। लोगों का ऐसा दावा था कि वह अनाज के थोड़े से दानों को अनाज के ढेरों में तब्दील कर देता था। औपनिवेशिक शासन का विरोध करने में अनेक लोगों ने बिरसा मुंडा का साथ दिया, लेकिन दोस्तों अंग्रेजी शासन की एक खासियत थी कि जो कोई भी उनका
विरोध करता था वे उस आवाज को दबा देते थे, जिसके माध्यम से वो यह दिखाना चाहते थे कि भारत में औपनिवेशिक शासन या अंग्रेजों का शासन एक ताकतवर शासन है जिसको आसानी से हराया नहीं जा सकता। इसीलिए सन 1900 में बिरसा मुंडा को पकड़कर अंग्रेजी शासन के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। तो दोस्तों, आदिवासी समाज दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना के बारे में यह थी हमारी पहली वीडियो, जिसमें हमने इस अध्याय के नामकरण का अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम इससे आगे की कहानी का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही ऐसी ही दूसरी वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।